हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के लंब केंद्र के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन डाउट हो। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सवाल ये था कि सर जो आप ये सारे जो बताते हो, सारे रिजल्ट बताते हो, उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को प्रूफ करते हो बताते हो, क्या वो प्रूफ हम लोगों को समझना ज़रूरी होता है? तो ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रूफ एक्चुअल में जो बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि आप एक्चुअल में पूरी कहानी को समझ पाएँ कि कोई भी रिजल्ट बन रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब हम कारण के पीछे जाते हैं तो हमारी एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई, ठीक है ना। ठीक है, तो हम जब उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो उसके साथ साथ हम चीज़ों को, पिछली चीज़ों को भी रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। समझे बात को, पिछली चीज़ों को जो हमने पढ़ के आए हैं जिसको हम भूल ना जाएं तो उसको भी रिकॉल करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को समझते हुए, ऑब्जर्व करते हुए जब सीखते हैं तो मज़ा आता है चीज़ों को, क्योंकि जब हम नए सवाल हमारे सामने आए तो हम उनको करने लायक तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर ये ऑब्जर्वेशन पावर होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यही दे देता हूँ, ठीक है, जो मैं भी बात बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं ऑर्थो सेंटर पढ़ाने जा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे इस ऑर्थो सेंटर के बारे में जानते हैं, ठीक है, जानते भी होंगे, बेसिक जानकारी तो सभी बच्चों के पास होती है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न यहीं पे पूछ दूँ कि एक बात बताओ कि मान लीजिए कि ये एंगल आपको मैंने दे दिया, ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, एंगल सी, और एंगल सी मैंने बोल दिया ये एंगल 60 डिग्री है, और मैं आपसे कहूँ कि ये मुझे ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल बताएं, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे कि ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल यानी लंब केंद्र पे बना एंगल और शीर्ष पे बने एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, अर्थात ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इसको ऐसे ही कर रहे होंगे। जब मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि आप क्या करेंगे, 180 में से पहले 70 और 60 को जोड़ के घटाएंगे और आप कहेंगे कि ये जो एंगल आ रहा है 50 डिग्री आ रहा है, एंगल ए पहले निकालेंगे 50 डिग्री। फिर आप कहेंगे कि ये जो एंगल एच मुझे चाहिए, एंगल सी एच ए अगर चाहिए तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इन दोनों का टोटल 180 होता तो 180 में से दोबारा से 50 को घटाइए और फिर मेरे पास आ जाएगा 130 डिग्री, और आप बोल दोगे ये जो एंगल है 130 डिग्री है, कर लोगे सॉल्व। लेकिन पता है कंसेप्ट क्या चीज़ है, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है। अगर वो ऑब्जर्वेशन आप समझोगे तो हमारे सभी बच्चे सवाल को ऐसे करेंगे कि 60 और ये एंगल निकालना था, कोई बात नहीं, 60 और 70 तो दिया ही गया ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, बोल दीजिए ना 130, बात खत्म हो गई। अब ये कैसे बना, ये कितने जल्दी हो गया? तो मेरे एक तो ये बहुत छोटा पॉइंट था, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मैं कोई ट्रिक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई प्रूफ कोई समझाया जाता है तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, आप अपना भी दिमाग से उसको ऑब्जर्व कीजिए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं मैं अपने हिसाब से बेहतर चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। समझ डेवलप नहीं करोगे दिक्कत बनेगी, ठीक है, इसलिए हर बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए ऑर्थो सेंटर स्टार्ट किया जाए आज के टॉपिक को, और आज के टॉपिक में भी हम बहुत सारी नई चीज़ें भी जानेंगे। जैसे कि आप सेंट्रोइड के बारे में जानते थे, केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, ये जानते हो आप। क्या ऑर्थो सेंटर यानी त्रिभुज का लंब केंद्र भी इस एल्टीट्यूड को किसी रेशियो में डिवाइड करता है? तो सारी बात को मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने पहले भी बोला कि जितने भी आप लोगों के लिए ज़रूरी पॉइंट है मैं सब पर बात करूँगा। इन कंसेप्ट से बाहर ऑर्थो सेंटर पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं होती है जनरली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर, एक्चुअल में ऑर्थो सेंटर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड, बेसिक से सारी जानकारी मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। तो मैंने एक त्रिभुज यहां पर बनाता हूं, मैं ये एक त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, इसको कुछ नाम दे दिया। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और जस्ट मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब एक लंब BC पर खींचता हूं, जैसे कि ये। अब ये BC के ऊपर कहीं पे भी गिरे जाके, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। BC के ऊपर ये AD एक मैंने परपेंडिकुलर खींचा और यही त्रिभुज की ऊंचाई कराएगी। निश्चित तौर पर मैंने अभी जो बात बोली कि इसका कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाली भुजा पर ये मध्य बिंदु पर गिरे या कहीं पे भी गिरे। अगर आप इस प्रकार के त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना चाहूँगा तो ये रहा परपेंडिकुलर। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मध्य से विभाजित करेगा या नहीं करेगा। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि सामने जस्ट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब
त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। निश्चित तौर पर एक त्रिभुज में आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, तो तीन शीर्ष नजर आ रहे हैं, 3 वर्टेक्स यहां पर नजर आ रहे हैं, तो 3 यहां पर एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां से बी से एक एल्टीट्यूड खींचता हूं, जैसे कि मैं एक एल्टीट्यूड यहां से सी से खींचता हूं, 3 एल्टीट्यूड्स हो गए, ठीक है। जहां पर ये एल्टीट्यूड्स मिलते हैं वो त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहलाता है, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। या त्रिभुज के शीर्षों को सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं त्रिभुज के भीतर, वो त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो जो बात अभी हमने सिखाई, एक बार रिकॉल कर दें सारी बात को। जैसे कि ए बी सी, यहाँ पर त्रिभुज था ए बी सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, और जहाँ पर भी ये मिल रहे हैं वो कहलाएगा त्रिभुज के भीतर ऑर्थो सेंटर। अब मैंने त्रिभुज के भीतर वाली एक चीज़ मैंने अभी शब्द बोल गया। एक्चुअल में ये ऑर्थो सेंटर की पोजीशनिंग है ना, वो अलग अलग हो जाती है अलग अलग त्रिभुज के अंदर। जैसे कि अगर मैं किसी समकोण त्रिभुज की बात करूं तो ये अलग समकोण वाले बिंदु पर स्थित होगा। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बन जाता है जाके। जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूं वो ये है, ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, ठीक। तो सॉरी, बाहर, अरे सॉरी भाई, ये तो बात गलत हो गई यहाँ पर। अंदर, इसको लिखें अंदर, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर स्थित हो, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना, समझ लीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज मैं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझो जरा बात को। ए बी सी मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण का मतलब समझते हो ना कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे। अब यहाँ पे जब आप एल्टीट्यूड डालोगे, ए से खींचोगे, बी से एक परपेंडिकुलर खींचोगे और सी से एक परपेंडिकुलर खींचोगे, जहाँ पर मिलेंगे वो ऑर्थो सेंटर होगा, त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। डेफिनेटली जब हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो एक दूसरे से त्रिभुज के अंदर ही मिल जाते हैं, इसलिए ऑर्थो सेंटर भी अंदर बन जाता है। लेकिन हम जब एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जब हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर समकोण है, तो आप एल्टीट्यूड खींचते कैसे हो? आपने सामने वाला शीर्ष पकड़ा और यहाँ से एक शीर्ष पकड़ा और सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर खींचा, डेफिनेटली ऐसे गिर जाएगा। बी से एक परपेंडिकुलर खींचोगे आप, सी से सॉरी, तो ये जाके बी पर ही मिल जाएगा, इस बिंदु पर मिल गया। और बी से जो परपेंडिकुलर खींचोगे ये आगे तो ऐसा आपको दिखेगा और लेकिन और पीछे भी दिखेगा, ये परपेंडिकुलर है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बी से खींचा गया परपेंडिकुलर इन तीनों परपेंडिकुलर से मिला कहाँ पे आके, वो आगे यहाँ से बढ़ ही नहीं पाएगा, वो बी पॉइंट पर मिल जाएगा जाके। मेरा पॉइंट समझे? तो समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर है वो समकोण पर ही, जहाँ समकोण वाला बिंदु होता है वहीं पर स्थित होता है। अब मैं बात करता हूँ एक अधिक कोण त्रिभुज में। ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द सर्किल, यानी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी एक अधिक कोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, वो त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। जैसे कि मैं एक ऑर्थो सेंटर बना के आपको दिखाता हूँ अधिक कोण त्रिभुज का, तो ध्यान दीजिए, ये मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया। ये एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, वही अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, ए बी सी। अब हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड जब ए से खींचेंगे तो एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो सामने वाली भुजा पर कहीं गिरे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच लिया इस प्रकार, सही है। अब आप कहोगे ये बीसी पे तो मिल नहीं रहा जाकर, तो जरूरी नहीं कि वो बीसी पर यहाँ पर मिले, अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा होगा भी नहीं। वो बीसी को कैसे मिलेगा अब मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस बीसी को आगे बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे ऐसे मिलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वैसे ही अगर मैं सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ए बी को कैसे मिल रहा है, तो ए बी को जब मैं आगे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर इस प्रकार मिलेगा। आगे बढ़ाने पर जो रेखा बनेगी, जो काल्पनिक रेखा होगी, उसको टच करता हुआ आगे जाएगा। वैसे ही अगर मैं सी से एक परपेंडिकुलर बी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचूं तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आगे गया, लेकिन ये इस पर नहीं आया तो इसको मुझे पीछे करना पड़ेगा। इस प्रकार ये जहाँ पर भी मिल रहे हैं ये एक अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहलाया।
तो जो अभी मैंने जानकारी दी, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी रुको, मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज कराऊंगा, क्योंकि जब तक विजुलाइज चीज़ें नहीं होती तब तक उतना मज़ा नहीं आता। तो ध्यान से समझना, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं इनको बिल्कुल विजुलाइजेशन के प्रोसेस में आप समझ पाएं किस तरह से ऑर्थो सेंटर की पोजीशनिंग फिक्स होती है, आगे पीछे होती है, ठीक है, सॉरी, किस तरह से बदलती है ऑर्थो सेंटर की पोजीशनिंग, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो मैं विजुलाइज करा रहा हूं उस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए, अभी आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और मेरे स्पैन को देखिए, काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आपको, मैंने इसको जूम किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ABC एक ट्राइंगल है और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हैं। जैसे कि मैं इसको बोलूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है आपके पास AD और ये BE और ये CF परपेंडिकुलर्स हैं जो सामने वाली भुजा पर गिर रहे हैं। इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है। अब देखो ये ऑर्थो सेंटर किस तरह से बदल जाएगा, ये पार्टिकुलरली त्रिभुज के अंदर बन रहा है, तो ये एक ये न्यून कोण त्रिभुज है। देखो कैसे है, मैंने इसकी एंगल की पोजिशनिंग पे दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर कुछ एंगल आपको नज़र आ गए होंगे, ये 71 डिग्री, 68 डिग्री और 41 डिग्री, ये सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं और ऑर्थो सेंटर आपको अंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं ये पोजीशन इनकी बदलता हूँ, एंगल को थोड़ा सा घटाता बढ़ाता हूँ। तो देखो जरा, मैं एंगल C को, एंगल A को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। देखो ये बढ़ रहा है एंगल, जैसे मैं एंगल A को बढ़ा रहा हूँ, 84 हो गया, 85, 86, 87, 88 और ये हो गया 90। जैसे ही 90 डिग्री हुआ, आपने देखा कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बना जाके, 90 डिग्री जहाँ पर हो रहा है वहीं पे बन रहा है जाके। मेरी बात समझे बात को, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मैं एंगल की पोजीशन को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, 90 से भी बढ़ाऊं, तो एंगल A को देखिएगा जाके ये किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, 97, 98, 100 हो गए। जैसे ये 90 डिग्री से कभी भी ऊपर रहेगा तो आप ऑर्थो सेंटर को देख रहे हो जाके। ऑर्थो सेंटर कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ऑर्थो सेंटर जो त्रिभुज के बाहर चला गया, ठीक है। मेरी बात आप समझ पाए तो विजुलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को, किस तरह से ये जैसे ही 100 डिग्री हुआ यानी एक अधिक कोण त्रिभुज बना, ये ऑर्थो सेंटर ये इस ट्राइंगल ABC से बाहर निकल गया, इस पॉइंट पर आ गया। और जैसे ही मैं इसको कम करूंगा, आप देखो 90 डिग्री पे किया तो राइट एंगल पर आया, 90 डिग्री से छोटा हुआ तो ये त्रिभुज के अंदर बनता चला जा रहा है। मेरी इस पॉइंट को समझ पा रहे हो, ठीक है। किसी भी एंगल को जब आप कम और ज़्यादा करोगे तो ये आप देख रहे हो ना इस चीज़ को, ऑर्थो सेंटर किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी एक एंगल जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ऑर्थो सेंटर जो है वो त्रिभुज के बाहर चला जाएगा। इस बात को अपने अच्छी तरह से यहाँ पे समझा। चलिए वापस चलते हैं अपने लेक्चर पर। ठीक है भाई साहब, मज़ा आ गया देखने में, विजुलाइजेशन में पूरी बात समझ में आ गई, किस तरह से पोजीशनिंग जो है ऑर्थो सेंटर की चेंज हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा किसी भी ऑर्थो अधिक कोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के बाहर बन रहा है जाके। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जरा ध्यान से समझना कि ABC जो है, ABC एक त्रिभुज है, उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो त्रिभुज के अंदर है, क्योंकि ये पार्टिकुलरली एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन यानी न्यून कोण त्रिभुज है। लेकिन जब मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, BOC की, तो BOC ये एक अधिक कोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। पार्टिकुलर BOC का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहां होगा, इस एंगल के जस्ट पीछे, यानी एंगल A रहेगा। अभी हमने समझाया कि अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर जो कहां बनता है, अधिक कोण जो होता है उसी के पीछे बनता है, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट यही लिखे हुए हैं कि A इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ BOC, यानी यहाँ पर देखो BOC का जो ऑर्थो सेंटर है वो A है, B इज ऑर्थो सेंटर, B कहाँ, ये है ऑर्थो सेंटर, किसका होगा, ये इस त्रिभुज का होगा AOC का। और C जो ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर किसका होगा, C किसका ऑर्थो सेंटर होगा, तो आप बोलेंगे AOB का होगा। मेरी बात समझे, इसका ऑर्थो सेंटर ये है, ठीक है, इसका ऑर्थो सेंटर ये है, मेरी बात समझे, और इसका ऑर्थो सेंटर क्या है, ये है, ठीक है ना। क्लियर, इतना पॉइंट, छोटी सी बात थी। तो ये कभी पूछा जा सकता है कि भाई इस तरह का फिगर बना दीजिए कि BOC का ऑर्थो सेंटर कहाँ है, तो आप बताएंगे A है, ठीक है ना, यानी त्रिभुज के बाहर, बेसिकली अंदर अधिक कोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे थे।
आगे चलते हैं पॉइंट्स पर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4, अब जो पॉइंट्स जो चल रहे हैं उनको जरा ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके जो शीर्ष लंब हैं या जो एल्टीट्यूड्स हैं या त्रिभुज की ऊंचाई हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका जोड़ सदैव ज़्यादा होता है किससे, त्रिभुज की ऊंचाइयों के योग से, ठीक है। इस बात को जरा प्रूफ कर देते हैं, छोटी सी बात है, ठीक है। कैसे होता है एक ध्यान से समझो। अगर मैं आपके सामने एडीसी ट्रायंगल उठाऊं, कौन सा, एडीसी ट्रायंगल, तो आप जानते हो कि एडीसी ये तो राइट एंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो किसी भी भुजा, चाहे वो आधार हो चाहे वो लंब हो, उससे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। मतलब सर्वाधिक के मतलब अधिक होता है, ठीक है। सर्वाधिक मतलब टर्म मैंने इसलिए बोल दिया कि भाई दोनों भुजाओं से ज़्यादा होता है, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो एसी जो है एडी और डीसी दोनों से ज़्यादा होगा। तो मैं पर्टिकुलरली मुझे कंपैरिजन करना है एडी से, तो एसी जो है वो बड़ा होगा किससे, एडी से, ठीक है। और अगर मैं एक दूसरा ट्रायंगल उठाता हूं बी ए ई वाला, तो इस ट्रायंगल में देखें बी ए ई वाला, क्योंकि भाई ये तो 90 डिग्री है, तो ये जो ए बी है वो बड़ा होगा किससे, बी ई से। तो ए बी ये भुजा है, ये बड़ी है किससे, बी ई से, ठीक है। अब मुझे तीसरा ट्रायंगल उठाना है, वो ट्रायंगल है कौन सा, बी एफ सी, बी एफ सी। तो यहाँ ये राइट एंगल है, उसके सामने वाला ये कर्ण बोला जाएगा। तो अब की बार भुजा मैंने ले ली बी सी और ये बड़ी होगी किससे, सी एफ से। तो आप एक तरफ देख रहे हो कि एक तरफ तो मैंने साइड की बात की और दूसरी तरफ मैंने बात की एल्टीट्यूड्स की। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एक तरफ आएगा ए बी, बी सी और ये ए सी, तीनों साइड्स आ गई। और इन सभी साइड का जो जोड़ होगा वो सर्वाधिक होगा। जब मैं सामने इधर वाली साइड को जोड़ूंगा तो ये ज़्यादा होगा किससे, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से। आप समझे बात को, ये बात हमने छोटी सी बात प्रूफ कर दी। और ये ऐसा आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं कि भुजाओं में और शीर्ष लंब में क्या संबंध होता है एक त्रिभुज के सापेक्ष। तो आपको 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। भुजाओं का योग सदैव ज़्यादा होता है वो त्रिभुज की ऊंचाइयों के योग से, ठीक है। तो आपने देखा ए बी बी सी सी ए ये त्रिभुज की ऊंचाई है, और ए डी बी ई और सी एफ ये त्रिभुज के सॉरी ए बी बी सी और ए सी त्रिभुज की भुजाएं और ये त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर। चलिए एक छोटी सी जानकारी थी, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं और इस पॉइंट को जरा देखिए, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। ये बोल रहा है कि एंगल एट ऑर्थो सेंटर एंड एंगल एट अपोजिट वर्टेक्स आर सप्लीमेंट्री। ऑर्थो सेंटर पे बना केंद्र कोण, उसके विपरीत जो वर्टेक्स होता है या शीर्ष होता है उसके साथ बने एंगल के साथ वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, या दोनों का कोण 180 होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि लंब केंद्र में बना कोण और विपरीत शीर्ष पर बना कोण अनुपूरक होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। यही बात ये है सिंपल सी कि इसका और इसका जो जोड़ है वो 180 होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, तो 1 मिनट के लिए समझ लो क्यों होता है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग जब की थी लेक्चर तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दी थी, वो आपको बेसिक मालूम भी होता है इतना, मैं इस बात को भी जानता हूँ। लेकिन हम लोगों को तो उस पर सारे पॉइंट्स पे बात करनी है ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर बच्चा इसको कवर कर पाए, हर बच्चा सीख पाए, उस वजह से हर बात को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कैसे, और बहुत आसान तरीके से प्रूफ करेंगे। ध्यान से समझिए। मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर, केवल इतनी बात बताओ कि ये जो बी ई लाइन है वो सी एफ लाइन है, ये किस तरह से जा रही है और किस तरह से जा रही है। क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पर ये जो जितना एंगल है यानी एफ ओ ई और बी ओ सी, ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख होने के कारण होंगे आपस में बराबर। कोई डाउट है ही नहीं इसमें। जितना ये होगा उतना ही एंगल ये होगा नीचे वाला। अब आप पर्टिकुलरली इसको देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, क्या देख पा रहे हो इसको, ए एफ ओ ई। इस क्वाड्रिलेटरल में इस चतुर्भुज को अगर आप देखो तो चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, जिसमें ये और ये आप समझ पा रहे हो ना। ए एफ ओ ई में जब देखो तो ये वाला एंगल
और ये क्योंकि इधर 90 है इधर 90 है, तो इसके पीछे ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 होता तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये 90 90 180 तो इनका जोड़ हो गया। निश्चित बात ये है कि इसका और इसका जोड़ 180 होना चाहिए। मानते हो इस बात को? यानी अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर लिख देता हूं इस बात को, एंगल FAE प्लस FAE, ठीक है, प्लस एंगल FOE का जो जोड़ है वो 180 होगा। सही है बात? तो अब FOE किसके बराबर है? BOC के। FAE इसको मैं सिंपल सा एंगल A लिख देता हूं, क्योंकि मैं एंगल A की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, और प्लस FOE की जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल BOC, क्योंकि ये बराबर है। FOE जितना है उतना ही BOC है, और इनका जोड़ कितना हो गया? 180 डिग्री। इस बात से आप एग्री कर गए? तो वही चीज़ अभी हमने सीखी थी कि भाई इनका और इसका एक्चुअल में होता क्या है कि ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और इसका जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। जो इसका जोड़ 180 होगा तो ये तो इसके बराबर है, तो मैं कहूँगा इसका और इसका जोड़ 180 होगा। मेरी बात समझ पाए? तो यही एक छोटी सी बात होती है, और इसी वजह से बोला जाता है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। ठीक है ना? यानी दोनों का टोटल 180 होता है, एक कोण देकर दूसरा कोण आपसे पूछ लिया जाता है। ये बात आपने समझ ली। अब जरा इसको साफ करते हैं। 1 मिनट, आप इस बात को नोट कर लो भाई, ठीक है? मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, अब जरा देखो, इसको जरा 1 मिनट के लिए साफ करूंगा मैं, और मैं आपको यहां से कुछ और चीज दिखाना चाहूंगा, उस चीज को जरा समझना। एक तो ये मैंने आसान तरीके से आपको ऐसा प्रूफ बता दिया, और एक और नज़रिए से इसको देखो, और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले जो भी मैं प्रूफ बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये नज़रिया काम करेगा जो भी मैं बता रहा हूँ। इसको इस तरीके से भी देखो। कैसे? अगर मैं कहूँ कि BFC वाला ट्राइंगल देखो, तो आप कहेंगे BFC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो जरा इस पॉइंट को, अगर मैं BFC वाला ट्राइंगल लेता हूँ जिसमें एंगल B तो कंप्लीट आ रहा है, लेकिन एंगल C ये पूरा होना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं है। BFC में केवल इतना पार्ट आ रहा है, ठीक है? तो मैं कहूँगा ये 90 है, ये B पूरा एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि भाई त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, जिसमें ये 90 हो गया, तो बाकी का इसका और इसका जोड़ 90 होना चाहिए। तो यानी मैं 90 में से जब इसको एंगल B को घटा देता हूं तो मेरे पास एंगल C आना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 90 माइनस B, इस एंगल को। ये जो एंगल है वो क्या हो गया आपके पास? 90 माइनस B। सही है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं, पहले मैंने आपको यहां पर दिखाया था, कौन सा त्रिभुज दिखाया था? त्रिभुज BFC, ठीक है? उसमें एंगल C 180 माइनस B आ गया। उसी प्रकार अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं त्रिभुज, कौन सा? BE और C। इस त्रिभुज को देखो, BEC वाले त्रिभुज में अब की बार क्या हो रहा है? BEC जब देख रहे हो आपको, तो इधर देखो, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल पूरा C कम यहां पर आ रहा है, लेकिन एंगल B पूरा नहीं आ रहा, एंगल B का केवल इतना पार्ट है। तो इसका मतलब मैं 100 इसको उसी प्रकार से कैसे लिख सकता हूं? 90 माइनस C लिख सकता हूं क्या? ठीक है। अब इस त्रिभुज को देखो, BOC में ये 90 माइनस B है। देखो ये 90, ये वाला पार्ट आ गया 90 माइनस B, और ये वाला पार्ट आ गया आपके पास 90 माइनस, ये 90 माइनस C आया और ये 90 माइनस B आया, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट क्या होगा? त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, ये हम जानते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो 180 में से 90 माइनस C और 90 माइनस B को अगर मैं जोड़कर घटाऊंगा, तो मेरे पास 90 और 90 तो कट के 180 में से कट जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या? B प्लस C। तो ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास आ गया क्या? B प्लस C। क्या मैं इस B प्लस C को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 180 माइनस A। ठीक है, तो आप बात समझे? तो ये इसमें से अगर मैं इसको B प्लस C को एक के टर्म में लिखना चाहूं, तो A प्लस B प्लस C 180 होता है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस B प्लस C। यानी इस एंगल को अगर मैं लिख सकता हूं क्या? या B प्लस C बराबर, मुझे B प्लस C दिखाना था यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस A लिख सकता हूँ।
यानी ये आ गया 180 माइनस ए। आप बात समझे कि अगर मैं 180 में से एंगल 1 घटा दूं तो मेरे पास ये आ जाता है, अर्थात इन दोनों का टोटल 180 होता है। इस प्रकार से भी देखो तो आपको ये जो दो त्रिभुज मैंने आपको दिखाए ये बहुत अच्छी तरह से आपको नजर आए होंगे। इस त्रिभुज को देखो, पहले मैंने आपको दिखाया था ये त्रिभुज, सही है। फिर मैंने आपको दिखाया था कौन सा, ये वाला, और इसमें मैंने बस यही बताया था ये जो बीच वाली लाइन तो दोनों में से कॉमन है। ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल सी आ रहा है, तो ये वाला एंगल क्या पूछेगा 90 माइनस सी। और राइट वाले ट्राइंगल में आप देखो ये 90 है और ये पूरा एंगल बी आ रहा है, तो ये 90 माइनस बी बचेगा। अब मैं तीनों इस त्रिभुज को देखता हूँ बी और सी में, जिसमें 90 माइनस बी और 90 माइनस सी है, दोनों को जोड़कर 180 में से घटाऊंगा तो बीच वाला एंगल बी प्लस सी आ जाएगा, जिसको मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूँ। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये अंडरस्टैंडिंग अभी जरूरी है। अभी मैंने एक सवाल आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर ऐसा हो जाए कि एक सवाल आपसे के सामने आ जाए कि भाई साहब एक त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए कि ये एंगल दिया गया 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल दिया गया है मान लीजिए ये एंगल दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल क्या है, तो जब ये दोनों एंगल क्लियर हैं आपके सामने तो मैं तो कहूँगा इन दोनों को जोड़ दिए, सीधे लिख दीजिए ना 100 डिग्री, क्या दिक्कत है। यही तो बात हमने यहाँ पे देखी, यही तो बात देखी कि भाई बी और सी को जोड़ने पर एंगल ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल आ रहा है। नहीं तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो ऑर्थो सेंटर यहाँ पर पकड़ेंगे, ठीक है, आप ये 70 बोलेंगे, ये 30 बोलेंगे, इन दोनों को जोड़ के 100 को घटाएंगे 180 में से तो ये 80 आएगा। 80 को जब फिर कहेंगे इसका और इसका जोड़ 180 होगा, 100 में से 80 घटाएंगे तब बोलेंगे 80। मेरी बात समझ पाए? 180 में से 80 घटाएंगे तो इसको 100 बोल पाएंगे, ठीक है ना, मेरे इस पॉइंट को समझ पाए? ठीक है, तो जब ये बात हमको मालूम है कि इन दोनों का जोड़ ही ये होता है तो सीधे बोलेंगे ना भाई, पोजीशन तो किसी तरह से बन सकती है एंगल की। तो खैर ये इस प्रकार इन दोनों त्रिभुज को देखना आपको जरूरी था, जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे इस पर बात होगी, ठीक है, तो ये नजरिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, इतना पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, ठीक है, तो दो तरीके से हमने इसको प्रूफ किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 को आगे देखो, पॉइंट नंबर 6 आपके सामने आ गया और पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि ABC एक त्रिभुज है। देखो इस पे सवाल हमेशा पेपर में आता है, 2020 के CGL एग्जामिनेशन में भी इस पर सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान से समझो। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD परपेंडिकुलर, AE परपेंडिकुलर बोला गया, AE यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई है और AD यहाँ पर बोला गया, AD क्या है, कोण द्विभाजक, एंगल A का कोण द्विभाजक है। तो ये पूछा गया कि EAD का मान क्या होगा, और EAD जो होता है एंगल B और एंगल C का डिफरेंस का आधा होता है ये वाला एंगल, इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, B और C का अंतर को 2 से भाग कर दो तो ये वाला भाग आ जाता है और इससे सीधे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है पेपर में। अब ये कैसे आता है तो समझ लो इसको 1 मिनट के लिए भाई, बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, तो कोण द्विभाजक की पूरी जानकारी है आपके पास। कोण द्विभाजक क्या करता है, कोण को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो AD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये रहेगा, मानते हो इस बात को, ठीक है, एंगल का आधा आधा पार्ट डिवाइड हो गया। दूसरी बात, अगर मैं कहूं ये 90 है और अगर ये C है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितना होगा, यहां से लेकर ये, समझो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, एल्टीट्यूड से और इस भुजा तक का जो इस बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल रेड वाला एंगल कितना होगा, तो आप इसको बोल दोगे ये एंगल होगा 90 माइनस C। रेड वाला एंगल रेड लाइन से, रेड वाले पॉइंट से मैंने लिखाया है क्योंकि ये 90 हो गया तो C एंगल और इस रेड वाले एंगल का जो टोटल होगा वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो 90 में से C घटा दूं तो रेड एंगल आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये जो एंगल है वो कितना है, ये वाला एंगल, तो आप बोलेंगे ये जो एंगल है, ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये A/2 है, ठीक है, क्योंकि A का आधा है। इस A/2 को मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 180 माइनस B प्लस C करूंगा, 180 माइनस B प्लस C करूंगा तो पूरा एंगल ये आएगा और इसका आधा कर दूंगा तो A/2, यानी एंगल मतलब B के टर्म में मैंने इस एंगल को लिखा,
ठीक है, ये ब्लू वाला एंगल, इतना ही एंगल इधर रहेगा और इतना ही एंगल इधर रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो रेड वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में से इस ब्लू वाले पार्ट को घटा दूंगा तो मेरे पास जो बाकी का बचा पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये मेरे पास आ जाएगा। और यही मुझसे पूछा गया है, EAD। ठीक है, तो इस पूरे रेड वाले पार्ट में से मुझे माइनस करना ये आपका ब्लू वाला पार्ट। तो मैं सीधे बात करूंगा और सीधे रिजल्ट पे बात करता हूं कि अगर मुझे EAD चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 90 माइनस C में से माइनस करना चाहिए क्या, 180। देखो 180/2 सीधे लिख दो इसको, 90 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लगाना एक्चुअली में ज़रूरी था क्योंकि B + C पूरा जोड़ के घटा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, तो ये 90 हो गया। ठीक है, और उधर हो गया, ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, -B/2 और -C/2। सही है, इतना पार्ट मुझे माइनस करना होगा इससे। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का C है और यहाँ देखो ये माइनस का माइनस प्लस का B/2 बन गया, और देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस का C/2 और माइनस का C, माइनस के C में से माइनस का प्लस का C/2 अगर घटाएंगे तो मेरे पास माइनस का C/2 बचेगा। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ B - C/2 करके। मेरी पॉइंट को समझ पाए, तो EAD का जो मान आ गया वो क्या आ गया, इस प्रकार से B - C/2। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो रेड वाला पार्ट जो कि 90 माइनस C था, उसमें से मैं ब्लू वाला पार्ट जो कि A/2 है, यानी एंगल A का आधा है, और A को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस B + C को 180 में से घटाऊँ तो ये पूरा A एंगल आएगा, उसका मैं आधा कर दूंगा तो ये पूरा ये A/2 वाला पार्ट आ जाएगा। जस्ट मुझे ये करना है कि 90 माइनस C में से इसको घटाना है, और वो मैंने घटा के जब जैसे ही लिखा मेरे पास B - C/2 ये रिजल्ट बन गया। तो इसका मतलब अगर मुझे कभी भी ये दोनों एंगल दिए जाएँ और मुझसे पूछा जाए कि EAD यानी जो एल्टीट्यूड है और ऑर्थो सेंटर के बीच का, एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड और ये क्या था, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई और कोण समद्विभाजक के बीच का बना कोण अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों का डिफरेंस लेके उसे 2 से डिवाइड लगा देना, इतनी सी बात थी। ये हमने बहुत आसानी से यहाँ पर देखा, एक एक स्टेप मैंने बताया। जब मैं पूरी बात को समझाऊंगा तो समझाने में मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि हर बच्चा उसको समझ पाए। ठीक है, ऐसी मेरी आदत भी है ऑफलाइन क्लासेस के अनुसार कि मैं सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से, हर बच्चा कोई पॉइंट ना मिस कर दे, ये मेरी खास तौर से एक आदत है पढ़ाते वक्त। ठीक है, हर बच्चा उसको पकड़ पाए। ठीक है, कोई मुझसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ छूट तो नहीं गई मुझसे बोलने में। ठीक है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ठीक है, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाती हूँ उस चीज़ों को आपको समझना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना। ऐसी कोई सी बात है जो आप नहीं होगी, जो आपको समझ में नहीं आए, और ऐसा मैंने कोई पॉइंट ऐसा होगा नहीं जो बोला नहीं होगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरी बात को एक बार दोबारा से सुन लेना, बस इतनी सी बात है। अगर कोई बात पॉइंट मिस करते हो आप लोग, जो चीज़ मैंने अभी बताई थी इस पर आधारित ऐसे सवाल पेपर में अक्सर आते रहते हैं। इसको जल्दी से आप लोग बता दें इसका आंसर क्या होगा, ये कहानी के माध्यम से आप समझ पाएँ कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में बोला गया कि एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है। फिर बोला गया AD एंगल A का कोण द्विभाजक है। AD यहाँ से एक ऐसी लाइन है जो एंगल A को आधा आधा डिवाइड करता है, ये कोण द्विभाजक है। और AE परपेंडिकुलर है, ये जस्ट एक परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच का एंगल ये पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, अभी तो समझाया। निकाल दो जरा इसका मान। 60 में से 40 गया, DAC पूछ रहा है। पहले तो बोला था इसने क्या, एक मिनट, ये AD है और AE है, EAD एंगल, DAC लिखा हुआ, DAC नहीं पूछेगा इसमें, थोड़ा सा गलत यहाँ पे मिसप्रिंट है क्योंकि जो चीज़ चल रही थी उसी के आधार पर है ये। EAD यहाँ पर एंगल पूछा जाएगा, EAD। ठीक है ना, मैंने सही लिखा ना इसके अनुसार। AD यहाँ पर द्विभाजक है और AE BC पर लंब है।
ठीक है। तो EAD एंगल ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 में से आप 40 घटाओ, मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा पूछा जाएगा, मैंने क्यों यहाँ पे करेक्ट कर दिया, EAD लिख दिया, बटे 2 कर दो तो ये हो जाएगा 20 बटे 2 का मतलब 10 डिग्री। पहले इसको समझ लो। एक्चुअल में ये नहीं पूछा गया होगा इस सवाल के अंदर, ये मिसप्रिंटिंग ही होगा, क्योंकि DAC नहीं पूछेगा, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि ये 60 है, ये 40 से 100 को 180 में से घटाएंगे तो पूरा एंगल ये आ जाएगा 80 डिग्री, और 80 का आधा कर दूंगा तो ये वाला एंगल तो 40 डिग्री का हो जाएगा। यानी ये जो एंगल बाइसेक्टर DAC 40 डिग्री का होगा, तो ये इतना आसान थोड़े ना पूछेगा, ठीक है। मेरी बात समझेगी, ये थोड़े ना पूछेगा कि भाई एक एंगल बाइसेक्टर आपने खींचा, ठीक है, 2 एंगल दे देगा तो तीसरा एंगल आप निकाल लोगे, उसका आधा कर दोगे तो 40 डिग्री इधर आ गया, 40 डिग्री इधर आ गया, ये थोड़ी ना पूछेगा। वो पूछेगा तो इसी प्रकार से, ठीक है ना। जो पॉइंट था उसके अनुसार मैंने यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कराया था, आप समझ लो। एंगल EAD ये पूछा गया होगा इस सवाल के अंदर, बेसिकली इसी को टारगेट करता हुआ ये सवाल था, तो यही है इसका आंसर, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ गई। एक छोटा सा कंसेप्ट था, उसके आधार पर एक छोटा सा सवाल हमने कर लिया, ठीक है। तो जब हम कंसेप्ट को समझने के बाद सवाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप तो होते ही कि भाई हमने चीज़ों को समझा, उसके आधार पर दिखा दिया कि सवाल कैसे आते हैं। और ऐसा नहीं कि सवाल आते ही रहते हैं, अक्सर आते हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर, तो आगे देखो एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाइए। रेशियो बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके लंब शीर्ष लंबों में क्या रिलेशन होता है, क्या रेशियो होता है, वो मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि AD अगर AB, BC और AC में क्या अनुपात है, वो अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं कहूँ भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है शीर्ष लंब के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर। और ऐसा क्यों होता है, ये रिलेशन क्यों होता है, तो जरा इस बात को समझ लो, ऐसा क्यों होता है यहाँ से समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप जानते हो कि बेस और हाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज का AB बेस मान लूँ, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार कितना है AB गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई AB के लिए ऊंचाई क्या है, तो आप कहेंगे CF है, क्योंकि CF इस पे परपेंडिकुलर है, ये त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगा। AB के लिए ऊंचाई CF है, AB × CF बराबर रहेगा। अगर मैं BC को आधार मान लूँ तो AD ऊंचाई रहेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 BC × AD। इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आएगा। और ये AC को अगर मैं आधार मान लूँ तो AC के लिए आधार गुणा ऊंचाई क्या होगा, AC तो आधार हो गया और जो ऊंचाई रहेगी वो BE हो गई, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अर्थात ये कोई सा भी रिलेशन त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है, पूरे त्रिभुज को के क्षेत्रफल को, तो ये सब आपस में बराबर होंगे। तो जब ये बराबर होंगे तो 1/2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रिजल्ट क्लियर तरीके से दिख जाएगा। मान लीजिए कोई कांस्टेंट k के बराबर है, जब AB × CF को k के बराबर लिखोगे तो AB बराबर k/CF लिख दोगे आप। उसी तरह से BC × AD बराबर k लिखोगे तो BC बराबर k/AD लिख दोगे। फिर k से k कैंसिल हो जाएगा रेशियो बनाते सब, ठीक है ना। तो मेरे पास, मैं सीधे इस बात को लिखता हूँ, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया AB अनुपात, मुझे अनुपात निकालना है BC अनुपात AC बराबर ये k/CF k/AD k/B आ गया, k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा CF। AB पर जो परपेंडिकुलर है वो CF ऐसे याद रखो, BC पर जो परपेंडिकुलर है तो AD है, तो मैं आगे वाला लिखूँगा 1/AD, और जो AC साइड है उस पर जो परपेंडिकुलर है वो BE है, तो 1/ इसको BE लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार ये रिलेशन आ जाता है। छोटी सी बात थी, हमने समझ ली। अब इस पे आधार पर सवाल पेपर में कैसे आता है, देख चलिए इसको करते हैं। ये सवाल CDS के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसको आप जल्दी से कर दें। सवाल में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ABC। फिर बोला जा रहा है कि AD, BE और CF, AD, BE और CF ये शीर्ष लंब है, AD, BE और CF ये शीर्ष लंब है। फिर बोला गया जिनका अनुपात
आपको अनुपात दिया गया शीर्ष लंब का, यानी आपको जो एल्टीट्यूड्स है, जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसका अनुपात दिया गया है और भुजाओं का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बात तो वही है, व्युत्क्रम होता है भुजाओं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ AB BC और CA 1/CF 1/AD 1/BE है। अगर ये CF AD और BE होता तो ये 1/AB 1/BC 1/CA होता। बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो बात इसी प्रकार मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा, मुझे रेशियो यहाँ पर चाहिए किसका, भुजाओं का अनुपात चाहिए, यानी मुझे रेशियो चाहिए किसका, AB अनुपात BC अनुपात क्या CA। अब ये चीज़ याद रखिएगा, मैं 1 के अपॉन में लिखूंगा, ये भुजाएं होगी। अब मैं शीर्ष लंब की बात करूंगा, यानी जो एल्टीट्यूड्स है उसकी बात करूंगा। याद रखिएगा जो AB है, AB पे परपेंडिकुलर है CF, तो CF पे गौर कीजिएगा, CF की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, 1/, मैंने 3 लिख दिया, अनुपात 1/। BC पर परपेंडिकुलर AD है और AD यहाँ पर कितना है, 1। फिर है आपके पास CA पर जो परपेंडिकुलर है BE है, और BE का जो बात है वहाँ BE की वैल्यू है वो 2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, 6 का गुणा करें सब में तो ये आ जाएगा आपके पास। जब 6 का इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 2/6/3, और ये रेशियो आ गया। मेरी बात समझ पाए? ठीक है, एक छोटा सा सवाल इस पर बन सकता है कि भुजाओं और एल्टीट्यूड में जो रेशियो होता है वो क्यों होता है, कारण क्या है, ये कारण है, ऐसा रिजल्ट क्यों बनता है, ये समझा, फिर इसके आधार पर सवाल कर लिया। ठीक है भाई, इतना पॉइंट क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ और अब आगे बात करता हूँ मैं पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बोला जा रहा है इसमें कि अगर AD BE और CF यहाँ पर एल्टीट्यूड्स हैं, O यहाँ पर ऑर्थो सेंटर अर्थात लंब केंद्र है, तो ऑर्थो सेंटर पूरे एल्टीट्यूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर ऑर्थो सेंटर AO और OD आ रहा है, यहाँ पर BO और OE 2 पार्ट्स हैं इस एल्टीट्यूड के, और CO और OF आ रहा है। एक्चुअल में ये दोनों पार्ट होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट रहता है, जो गुणनफल रहता है, वो हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ AO इंटू OD करूँ बराबर BO इंटू OE करूँ बराबर CO इंटू OF करूँ, ये हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ऐसा क्यों होता है तो समझो जरा, ऐसा क्यों होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पे आगे वाला सवाल कराऊंगा मैं। अगर आपने इसको नहीं समझा, इसको सीधे रटा, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए समझो कैसे बनता है ये रिजल्ट, ध्यान से समझो। बेसिकली है कुछ नहीं, एक लाइन की बात है और एक सिमिलरिटी का छोटा सा कंसेप्ट है, ज़रा ध्यान से समझो। मान लीजिए कि इस एंगल को मैं बोल देता हूँ ये एंगल थीटा है, सही है। तो जब ये थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया, या मैं इसको बोलूँ इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, BOD वाले में, तो ये 90 है, ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या हो गया, तो आप इसको बोल दोगे ये 90 माइनस थीटा हो गया, सही है। तो जब ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो मैं कहूँगा ये वाला एंगल क्या हो गया, तो आप इसको भी बोलोगे ये भी साहब 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जितना ये उतना ही है। ठीक है, अब ये 90 है तो आप कहेंगे ये भी एंगल 90 हो गया। जब ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब आप 2 ट्रायंगल देखो यहाँ पर, 2 ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल AOE और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर, BOD। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों जो एंगल हैं दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हैं। अब समरूप है तो समरूपता की कंडीशन केवल ये कहती है कि विपरीत जो संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, तो उसका इस्तेमाल करें हम। तो यहाँ पर देखिए ये AOE वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, 90 के सामने यहाँ पर साइड कौन सी आ रही है, तो आप कहेंगे AO आ रही है। अब इस छोटे दूसरे ट्रायंगल में आए BOD वाले में 90 के सामने साइड कौन सी है, तो आप कहेंगे BO है, BO बराबर, और दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड खोजते हैं। अब यहाँ पर इस थीटा के सामने साइड कौन सी आ रही, तो आपने कहा BE आ रही है, सॉरी OE आ रही है। और यहाँ पर देखिए इस थीटा के सामने साइड कौन सी आ रही है, तो OD आ रही है। अब जब मैं इसका क्रॉस गुणा करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया AO इंटू OD, क्रॉस गुणा कीजिए, और बराबर आ गया BO इंटू OE। ठीक है, और यही रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे तीसरा CO इंटू OF आएगा, तो आप तीसरे जब इसको एल्टीट्यूड को लोगे तो आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट जब बनाओगे तो आपके पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर बनाओगे तो आपके पास CF इंटू
ये जो है वो बराबर हो जाएगा CO इंटू OF के। तो मुद्दे की बात यह है कि सिमिलरिटी का यहाँ गेम होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, ये वाले त्रिभुज भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे और उस कंडीशन में आपके पास ये भी आ जाएगा CO इंटू OF, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, इसको आप दिमाग में अभी रखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे सिमिलरिटी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और यहाँ से ये बात को प्रूव किया कि एल्टीट्यूड्स जो होते हैं एक त्रिभुज के, वो ऑर्थो सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और उन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होता है दूसरे एल्टीट्यूड के दोनों पार्ट के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होता है। इवन तीनों पार्ट्स के एल्टीट्यूड का जो दो पार्ट का तीनों एल्टीट्यूड्स के दो पार्ट का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना पॉइंट? अब देखो इसके आधार पर ये सवाल, इस प्रकार का सवाल है। इस सवाल को अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा और बताइए आंसर क्या रहेगा। मैंने अभी बोला कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। प्रूफ जो बताया गया था अभी, उसको मैंने जिस प्रकार से समझाया उसमें मैंने सिमिलरिटी का इस्तेमाल किया। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम किसी चीज़ को रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम हर चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। और समझना ज़रूरी है। आपको यहीं से मेरी बात समझ में आ जाएगी कि हर पॉइंट को मैं समझाता क्यों हूँ। अगर ये सवाल आ गया और आपने केवल वही रट्टा मार रखा है कि एटीट्यूड के दो पार्ट का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, तो आप इस सवाल में लड़खड़ा जाएंगे। समझे बात को? तो इसको समझो जरा कैसे। ABC एक त्रिभुज है, AD यहाँ पर परपेंडिकुलर्स है, AD और BE दो ही परपेंडिकुलर्स यहाँ पे बोले गए, AD और BE, सही है। AD BC पर लंब है और BE AC पर लंब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इतनी सी बात आपको दे दी गई। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। कौन कौन सा? ट्राइंगल ADC और एक दूसरा ट्राइंगल है BDC, BEC। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सिमिलर है। कैसे हैं सिमिलर? मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये 90 है, ये C है, ये वाला एंगल क्या बचेगा? तो आप इसको बोलोगे 90 - C, ठीक है। और जब आप ADC वाला ट्राइंगल देखोगे तो आप बोलोगे ये 90 है, ये C है, ये बचेगा आपके पास 90 - C। कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप सिमिलरिटी को लगा दो और आपका आंसर बन जाएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे? आप देखो इस 90 - C में के सामने इस वाले ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल उठा लो आप, चाहे इस वाले ट्राइंगल को उठा लो, ADC को उठा लेते हैं। पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये बात समझ में आ गई। ADC वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं, सीधे लेते हैं 90 के सामने यहाँ पर कौन सी साइड आ रही है? तो आप कहेंगे AC आ रही है। अब उठाइए दूसरा ट्राइंगल ADC वाले में, ADC उठा लिया। अब BEC उठाइए, 90 के सामने यहाँ कौन सी साइड आ रही है? तो आप कहेंगे BC आ रही है। तो यहाँ पर मैंने BC लिख दिया। ये बराबर होगा किसके? और अदर साइड लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब 90 के सामने ये साइड हो गई, इसमें 90 के सामने हो गई। अब 90 - C के सामने यहाँ पे साइड कौन सी आ रही है? आप कहेंगे CD आ रही है। और यहाँ पर 90 - साइड के सामने, 90 - C के सामने साइड कौन सी आ रही है? BEC में, तो आप कहेंगे EC आ रही है, ठीक है ना भाई। क्या ये आपस में बराबर हुए? क्या मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं तो आप दिखाएंगे AC इंटू EC बराबर CD इंटू BC रहेगा। क्या ये आपको कहीं यहाँ दिख रहा है? ठीक है, CD इंटू BC तो मुझे ये दिख गया, और बराबर में AC और CE हैं, बात एक ही है। चाहे वो AC बोलो या CA बोलो, एक ही चीज़ है। EC है या CE है, एक ही बात है। C से लेकर E, I से लेकर C है, तो एक ही रेखा। तो ऑप्शन C मैच कर गया और ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत छोटी सी बात है, सिमिलरिटी का गेम था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं हो रही थी कि ये ऑर्थो सेंटर है AO इंटू OD और ये, ठीक है। ये सीधा नहीं बोला गया था, ये ऐसा बोला गया था, ठीक है। मेरी बात समझे? तो जो भी हमने सीखा उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? सिमिलरिटी का जस्ट गेम था और कुछ नहीं था। इसमें ऑर्थो सेंटर जैसी कोई बात यहाँ पर थी नहीं, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पर भी ऑर्थो सेंटर जैसी कोई बात है नहीं, बस ये है कि ऑर्थो सेंटर पे मिल रहे हैं, तो उस वजह से ये 90 होने के कारण, ये 90 मैच होने के कारण ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं। चलो यहाँ पर देखो, बेसिकली गेम है सिमिलरिटी का, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस सवाल को कर दो, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, इस सवाल को तो कर सकते हो आप लोग आराम से। बोला गया कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लिया दोबारा से,
समझ पा रहे हो ना भाई अच्छी तरह से, है ना? बताना ज़रूर कोई दिक्कत हो तो भी। ABC मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ABC यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब जरा देखो, AD BC पर लंब है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD BE होगा भाई, ठीक है। AD BC पर लंब है और BE होगा AC पर लंब, BE, ठीक है। AD एंड BD आर एल्टीट्यूड्स, BE, ठीक है। और देखो, ठीक है। उसके अलावा बोला गया O ऑर्थो सेंटर, O इज द ऑर्थो सेंटर। उसके अलावा बोला गया AO बराबर 8 सेंटीमीटर, AO 8 सेंटीमीटर है, O A से लेकर O तक का डिस्टेंस। उसके अलावा बोला गया OD बराबर 3, OD बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि OE बराबर 4, तो ये बोला गया 4 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया BO नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया AB की लंबाई क्या है, तो आप BO ने पहले निकाल दो। BO कैसे निकलेगा, तो आप सभी जानते हो, इसको लिखूंगा मैं 8 गुणा 3, ये दोनों पार्ट का गुणनफल इन दोनों पार्ट के गुणनफल के बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा BO इंटू 4। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मेरे पास जो BO की वैल्यू आ जाएगी, 8 गुणा 3 था ना ये, 8 गुणा 3 बराबर 4 गुणा BO, ठीक है। तो मेरे पास 6 आ जाएगा, BO की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब BO जब मेरे पास 6 आ गया, तो मैं यहाँ पर BOD वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, ये 6 आ गया मेरे पास। अब मेरे पास ये 6 आ चुका है, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, BD निकाल लूँगा। BD निकालने के लिए मैं हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर में से, जो कि 36 हो जाएगा, मैं 3 का स्क्वायर यानी 9 को घटाऊंगा, तो मेरे पास रूट 27 आ जाएगा। तो BD की वैल्यू रूट 27 सेंटीमीटर ये मेरे पास आ गई। अब मैं करूंगा, मुझे AB अगर निकालना है तो मैं दोबारा से पाइथागोरस लगाऊंगा इस पूरे ट्रायंगल में, ADB वाले में। तो ADB वाले ट्रायंगल में, इसमें मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ ADB वाले ट्रायंगल में, तो मैं कहूँगा 8 और 3 ये पूरा 11 हो गया, और ये BD मेरे पास रूट 27 आ गई। तो मुझे AB निकालना है, AB इसका कर्ण हो जाएगा। तो AB निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, रूट 27 का स्क्वायर करूँगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 3 11 का स्क्वायर करूँगा तो 121 हो जाएगा। मैं जोड़ूंगा तो 148 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा इस्तेमाल था जो अभी मैंने ये जो आपको बताया इसका, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? इतना आसान सी बात थी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आसान सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसका बेसिक्स जानते चले जा रहे हैं, तो हमको स्मूथ वे में हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और हम सवाल भी कर रहे हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट, शायद ही आप में से जो बच्चे हैं जो इसको पढ़ते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इस रिजल्ट के बारे में बहुत कम बच्चे इसको जानते होंगे, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत कम बच्चे इस रिजल्ट को जानते होंगे कि जो O है ऑर्थो सेंटर है, वो जो ऑर्थो सेंटर है वो पूरे जो एल्टीट्यूड, पूरे जो ऊंचाई है त्रिभुज की, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो रेशियो यहाँ पर लिखा गया है, AO इंटू OD। आपने माध्यिका का तो रेशियो पढ़ा है, माध्यिका केंद्र जो केंद्रक का और माध्यिका में रेशियो पढ़ा है। जो केंद्रक माध्यिका को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है, क्या ऑर्थो सेंटर भी किसी माध्यिका किसी एल्टीट्यूड को किसी रेशियो में डिवाइड करता है? तो वो यही रेशियो है, ठीक है, AO और OD का रेशियो। तो एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो AO है वो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं आपके पास, आपको पहले अब ये कैसे बनता है उसकी बाद में बात करूंगा, अभी समझाता हूं सारी बात को। AO बराबर एक्चुअल में होता है 2R cos A, और OD का जो डिस्टेंस है अगर वो आपको निकालना है तो 2R cos B cos C होगा, ठीक है। अगर मैं AO और OD का रेशियो ढूंढता हूं तो मैं देखता हूं 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, और ये रेशियो मेरे पास बन जाएगा cos A cos B इंटू cos C, ये रेशियो होता है, और यही मैंने लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं BO की लेंथ की बात करूंगा तो 2R cos B होगा, और CO की लेंथ की बात करूंगा तो 2R cos C होगा।
अब ये कैसे होता है, ये आर यहां पर बोला जाता है, जो आर है वो है सरकम रेडियस, यानी इस त्रिभुज का जो भी जो परिवृत्त बनेगा, जो सरकम सर्किल बनेगा, उसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पर आर है, कैपिटल आर। ठीक है, इतना पॉइंट। अब ये सब बातें क्या हैं, कैसे ये रिजल्ट बन जाता है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। ज़्यादा समय ले लूँगा, आसान प्रूफ से समझाऊंगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर इस्तेमाल है। ठीक है, आसान तरीके से मैं समझाता हूँ, समझाऊंगा चीज़ों को, इसको भी। ठीक है, तो ध्यान से समझो, 1 मिनट में बात खत्म कर देंगे। देखो, मान लीजिए कि C के सामने इस पूरी साइड को मैंने C बोल दिया, B के सामने इस पूरी साइड को मैंने B बोल दिया, और C A के सामने है ना, तो A बोल दिया, और B के सामने इस पूरी साइड को मैंने B बोल दिया। इस साइड की लेंथ मैंने मान ली। मैं ट्राइंगल आपसे उठाऊँ आपके सामने यहाँ पर, और वो ट्राइंगल जो उठा रहा हूँ उस ट्राइंगल को पकड़ना ज़रा। वो ट्राइंगल है आपके सामने AFC। इस AFC इस ट्राइंगल में ये जो एंगल A है, अगर इसमें कॉस का इस्तेमाल करूं, देखो मुझे कुल मिला के AO निकालना है। पहले मैं AO की लेंथ निकालूंगा, और लेंथ किसके साइड के टर्म में क्या निकल के आएगी आप खुद देखो। यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस A, तो कॉस A बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए जो बेस होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखना है AFC में, तो इस एंगल के लिए जो बेस रहेगा वो B रहेगा, और बेस बाई हाइपोटेनस ये 90 हो गया। सॉरी, बेस जो रहेगा इसके लिए AF रहेगा, और जो 90 डिग्री ये एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस क्या रहेगी B, तो AF अपॉन B। ये रिजल्ट आया कॉस A की। अब मैं एक और ट्राइंगल आपको दिखाता हूँ, उस ट्राइंगल को देख लेना तो ये सिंप्लीफाई पूरा हो जाएगा। आप AFO वाला ट्राइंगल देखो। ठीक है, AFO वाले ट्राइंगल में भी आप देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर देखना ABD ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, इधर 90 तो इधर 90, तो ये वाला जो एंगल बचेगा वो क्या बचेगा, डेफिनेटली ये वाला जो एंगल बचेगा, उस एंगल को मैं यहां लिख देता हूं, वो एंगल है 90 - B। कोई डाउट यहां पर नहीं, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये अगर ये एंगल पूरा B है तो ये 90 - B बचा। और इस जगह पर अगर मैं कॉस को अप्लाई करता हूं तो आप देखो क्या बन के आ रहा है, कॉस 90 - B/2, 90 - B, सॉरी, केवल 90 - B। तो इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, ट्राइंगल AFO को देखें, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस जिस पर एंगल बनता है वो बेस है, अर्थात AF अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कर्ण कितना है यहाँ पर, AO। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा साइन, ये तो बन गया आपके पास साइन B, तो AF की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या AO मुझे निकालना था, AO निकालना था, तो मेरे पास आ जाएगा AF अपॉन 90, इसको नीचे भेज दूंगा तो ये हो जाएगा साइन 90 कॉस 90 माइनस B क्या हो जाएगा, साइन B हो जाएगा, तो मैं इसको साइन B लिख देता हूँ। सही है। अब AF की जो वैल्यू है वो B कॉस A है, वो इसे यहाँ पे लिखते हैं B कॉस A अपॉन में क्या है साइन B। अब इस पार्ट को जरा देखें, इस वाले पार्ट को, B अपॉन साइन B, तो B अपॉन साइन B साइन रूल से क्या होता है 2R, और ये क्या है कॉस है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो AO की वैल्यू है वो क्या आ गई, जो AO की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, 2R कॉस है। समझ पाए, तो A से लेकर O तक का डिस्टेंस आया 2R कॉस है। ये पूरी बात को समझिए ध्यान से। ठीक है, ये बेसिकली B अपॉन साइन B साइन रूल था, हमने पहले पढ़ा हुआ है, पिछले क्लास की ही बात है। A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2R के बराबर होती है। 2R होती है सरकम रेडियस, ये सभी लोग जानते हैं। इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए। सिमिलरली उसी प्रकार से BO की जो वैल्यू आएगी 2R cos B आएगी, और CO की वैल्यू आएगी 2R cos C आएगी। इस पॉइंट को पहले नोट कर लें। एक लाइन की बात थी, ज़्यादा कुछ कठिन बात नहीं थी। 2 ट्राइंगल का इस्तेमाल किया, कॉस के रिजल्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो A से लेकर O तक का डिस्टेंस ये आ गया आपके पास। अब मैं जो बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझो। अब मुझे निकालना है एक तरह से 90 माइनस, इसको साफ कर देते हैं इधर से, इसको बना रहने देते हैं। देखो BOD वाले ट्राइंगल में देखो, मुझे OD भी तो निकालना है ना,
जब मैं ओडी निकालूंगा तो मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको इसको बी ओ डी वाले ट्राइंगल में। देखो कौन सा ट्राइंगल मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ आपकी बार, ट्राइंगल बी ओ डी। इस ट्राइंगल को देखो तो ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। केवल इतने एंगल को मैं क्या बोलूंगा, ये वाले एंगल को। तो आप बोलोगे कि अगर ये 90 है, ये सी है, तो ये एंगल 90 माइनस सी बचा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस सी है और ये 90 है, तो ये एंगल क्या बचेगा, तो आप कहेंगे ये सी बचा, एंगल सी। सही है इतनी बात, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एंगल सी के लिए लगाता हूं क्या, कॉस की वैल्यू। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और यहां से बात बनेगी। तो मैं ये कहूंगा यहां पर, ध्यान से समझना, मैं ओडी प्रूफ करने जा रहा हूं। तो यहां पर कॉस एंगल सी बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस ओडी है और हाइपोटेनस कर्ण जो है वो बी ओ है, बी ओ है, और बी ओ की जो वैल्यू है तो मुझे ओडी ही निकालना था, और जो कि मेरे पास आ गया बी ओ कॉस सी। और मैं जानता हूं कि बी ओ क्या रहेगा, जिस प्रकार ए ओ जो है 2r cos a है, उसी प्रकार बी ओ 2r cos c रहेगा, 2r cos b रहेगा, 2r cos b रहेगा, और ये cos c पहले से ही है। तो मेरे पास OD की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2r cos b cos c। इस बात से एग्री कर गए। तो ये जो मैंने बात बताई थी कि A से लेकर O तक का डिस्टेंस आपके पास 2r cos a है, O से लेकर D तक का डिस्टेंस 2r cos b cos c है। याद रखने का तरीका क्या है, इसको पहले आप नोट कर लें, फिर मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है। इसको पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये पूरी बात जब आपको समझ में आ गई तो मैं आपको यहाँ से इस सारी बात को साफ करते हुए बोलूँ या यहीं पर समझाऊँ कि अगर मुझे AO निकालनी है 2r cos a, ठीक है, OD निकालनी है तो OD किस पर बनना, देखो A से लेकर वो शीर्ष से लेकर लंब केंद्र तक का डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे बोलेंगे 2r तो रहेगा, और कहाँ से निकल रहा है, A से निकल रहा है 2r cos a, ठीक है। और इसको OD को कैसे याद रखना है, OD कहाँ पर गिर रहा है, BC पर गिर रहा है, तो 2r तो रहेगा ही, तो BC पर गिर रहा है, BC पर गिर रहा है, तो 2r cos b cos c, ऐसे दिमाग में रखना है, सही है। अगर मैं कहूँ BO, B से निकल रहा है O तक की दूरी, तो 2r cos b, और OE कहाँ पर गिर रहा है, A और C पर गिर रहा है, तो कैसे याद रखना, 2r तो रहेगा, 2r cos a cos c, ठीक है। उसी तरह CO क्या होता है, 2r cos c रहेगा, और ये OF है, कहाँ गिर रहा है, A और B पर गिर रहा है, तो OF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r तो रह गई cos a cos b। इतनी बात क्लियर, ऐसे दिमाग में रखना, ठीक है। और उसी प्रकार से ये सारे रिजल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों के रेशियो की बात करता हूं, AO और OD की, तो आप देखेंगे 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, cos A अनुपात cos B cos C बन जाएगा, जो कि ये पहला रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार बाकी के भी रिजल्ट बनते हैं। तो हो सकता है कि ये रिजल्ट आपको सीधे सीधे पेपर में देखने को मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाए पेपर में इस प्रकार से, तो ये आपको पता होना चाहिए, और पता होना भी चाहिए। जब आप ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे हो तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। AO और OD में मतलब जिस प्रकार सेंट्रोइड डिवाइड करता है मीडियन को, उस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो ये है, ठीक है, एंगल के टर्म में, ठीक है। अब बात यह है कि जब मैंने इतनी बात बता दी तो एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। जब यहां तक पहुंच गए तो एक छोटी सी बात को जरूर मैं बात करूंगा इस पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर जरूर मैं बात करूंगा। देखो यहां पर एक रिजल्ट हम जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज बना था, जैसे कि अभी हमने बताया था, ABC में AD यहाँ पर ये इसका ऑर्थो सेंटर था, D था, तो AO कितना निकला था 2r cos A, और ये O से लेकर D तक का डिस्टेंस क्या निकला था 2r cos B cos C। जब हमने रेशियो की बात की थी तो आपने कहा था cos A, इन दोनों में जो रेशियो रहेगा cos A अनुपात cos B cos C का गुणनफल रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेशियो है
कभी कभी वो tan के टर्म में भी पूछ सकता है। अगर ये cos और cos का रिजल्ट रेशियो आपको पता है तो tan का रिजल्ट एक बार देख लो, एक सरसरी दृष्टि से देख लो। मैं नहीं कहता कि इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना, लेकिन मे भी अगर यहाँ तक गाड़ी पहुँचा दी तो थोड़ा सा और पहुँचा दो, ठीक है, लिख लो अपने इस रिजल्ट को भी। ये रिजल्ट tan के फॉर्मेशन में भी होता है, और tan के फॉर्मेशन में इसका एक जो प्रूफ होता है वो ये होता है tan b प्लस tan c अपॉन अनुपात tan a, ठीक है। cos के टर्म में क्या रहता है, cos के टर्म में तो स्टार्टिंग रहती है cos OD A और OD में cos A और cos B cos C, लेकिन tan के टर्म में tan B और tan C पहले रहते हैं, फिर अनुपात cos tan A रहता है। तो ऐसे दिमाग में एक सरसरी दृष्टि से डाल के इसको दिमाग में एक बार आपने देख लिया तो अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आएगा, बाई चांस ऑप्शन में आपको देखने को मिल गया तो सीधे टिक लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने यहाँ तक पढ़ा है तो इसको एक बार देख लें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट की डेफिनेशन तो ये हो गई है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि इतने सारे एग्जामिनेशन, इतना सारा कोई एसएससी का पेपर होता है तो उसमें कितने सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चंस एसएससी के लिए भी क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस लाने का भी एक चैलेंज रहता है। जब नए क्वेश्चंस आते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आपने कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा अपडेट तो रहना ही पड़ेगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही हमको रखना पड़ेगा एसएससी के दायरे से, ठीक है। खैर, इन अ ट्राइंगल ABC, AD इज एल्टीट्यूड, O इज ऑर्थो सेंटर, देन AO और OD में क्या रेशियो है। tan के टर्म में मैंने अभी आपको समझाया कि ये रेशियो होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो हम इस बात को प्रूफ ही तो करना है, तो यहीं से प्रूफ कर देते हैं। मैं उल्टा इसको प्रूफ करूंगा, देखो, ठीक है, क्योंकि सीधा प्रूफ करने में बनाना पड़ेगा। मैं इस जगह से बटे में क्या है, इसको मैं प्रूफ कर दूंगा cos वाले टर्म में, ठीक है ना। तो tan b प्लस tan c, tan b को क्या लिखूंगा तो आप कहेंगे sin b अपॉन cos b लिखेंगे, प्लस tan c को क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे sin c अपॉन cos c लिखेंगे, अपॉन tan a को क्या लिखेंगे आप कहेंगे sin a, है ना, sin a अपॉन cos a लिखेंगे। अब इसमें से सब में से कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो ये तीसरे चौथे नंबर का cos a ऊपर पलट के पहुंच जाएगा। कॉमन नहीं लेंगे, बेसिकली बनेगा कुछ ऐसा ही है। कॉमन वाली बात नहीं सही है, इसको ऐसे समझें कि आप इसमें से एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा यहाँ पर क्या, cos b cos c, जिसको मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट से। अंदर क्या बचेगा, cos c का मल्टीप्लाई तो sin b cos c हो गया प्लस sin c cos b हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या है, sin a। कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब इस चीज़ को देखो ज़रा, ये तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ देखो, ये तो हो गया cos a cos b cos c, ये हो गया। अब sin b cos c प्लस sin c cos b क्या बन गया, sin a प्लस b से, है ना। sin a प्लस b क्या हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या होता है sin a प्लस b। यहाँ पर b और c हैं और b की जगह पर, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, sin b प्लस c अपॉन क्या है, sin a। अब इस पॉइंट को पकड़ लेना तो कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ से हम ये जानते हैं कि sin b प्लस c को क्या लिख सकते हैं, तो हम ये sin b प्लस c को क्या, मैं इसको पाई माइनस a लिख सकता हूँ। sin 180 माइनस a, 180 माइनस a करेंगे तो अभी b प्लस c आएगा ना। a प्लस b प्लस c बराबर 180, तो 180 माइनस b प्लस c बराबर sin a, तो मैंने ये वही लिखा। तो ये इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ b प्लस c के पाई माइनस यानी 180 माइनस a, और sin 180 माइनस a क्या होता है तो वो होता है sin a। तो आप देखो कि इसको sin b प्लस c को मैं sin पाई 180 माइनस a लिखूंगा और sin 180 माइनस a sin a हो जाएगा, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है। सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी कन्वर्ट होने के बाद। बचा आपके पास cos a अपॉन cos b cos c, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है AO अपॉन OD का। इसका मतलब बात प्रूफ हो गई कि AO अपॉन OD बराबर होता है cos A अपॉन cos B cos C के, जो कि बराबर होता है tan B प्लस tan C अपॉन tan A के। तो ये इसका रिजल्ट है। मेरी बात समझ में आ गई। तो tan के टर्म में इस रिजल्ट पे एक बार दृष्टि डाल लें और उसको अपने कॉपी पर नोट जरूर कर लें। एक बार नोट करेंगे, कौन से कठिन प्रूफ है यार, ठीक है ना, नोट करके रख लो, काम आ सकता है, ठीक है।
आगे बढ़ें। तो इतनी जानकारी देखो, थोड़ा थोड़ा जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, छूट ना जाए, कोई एग्जामिनेशन पे आपको नया सवाल ना देखने को मिल जाए। इसलिए ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट, यहाँ तक क्लियर? तो ऑर्थो सेंटर में जितनी भी बात बताई वहाँ उतनी सारी बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी तक पढ़ाई की बातें सब क्लियर हैं, तो आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, या मैं आगे की बात जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर ऑर्थिक ट्रायंगल की बात आ रही है, इसको पीडल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं अपने अगले लेक्चर में कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी, ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होते होते मैं कोई भारी चीज़ आप लोगों को नहीं बताना चाहता, ठीक है ना। थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब मूड फ्रेश होगा तो फ्रेश चीज़ पढ़नी चाहिए वहाँ से। तो ऑर्थिक ट्रायंगल की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसको पीडल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इसको सीवियन ट्रायंगल भी बोलते हैं। खैर जो भी है, इसकी बात मैं अगले लेक्चर पे करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखिए ट्रायंगल इस सवाल तक, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि जब आप एल्टीट्यूड से यहाँ पर देखते हो, त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड्स हैं, त्रिभुज की ऊंचाइयाँ जिस बिंदु पर मिलती हैं उन बिंदुओं को आधार मानते हुए, उन बिंदुओं को फुट मानते हुए एक ट्रायंगल आप खींचते हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थिक या पीडल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी कहानी है जो मुझे समझानी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो यह इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। जितनी बातें ऑर्थो सेंटर के ऊपर बताई गई उतनी आप नोट करेंगे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और कोई डाउट नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे ज़रूर, ठीक है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय भी करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।